चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोगों को पंथ निरपेक्षता पढ़ना है। डिटेल व्याख्या हम लोग देख रहे थे, तो अभी तक 2 शब्दों की व्याख्या हम लोगों ने कर ली थी। आज तीसरा शब्द है अपने पास। पंथ निरपेक्षता, है ना। तीसरा क्या है अपने पास? पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता इसको कहते हैं। हमारे यहाँ इसे पंथ निरपेक्षता कहते हैं, वेस्टर्न में इसको धर्म निरपेक्षता कहते हैं। पंथ जो है ये किससे बना हुआ है? पथ से। पथ का मतलब होता है रास्ता, है ना। वे, रास्ता या वे, मार्ग होता है ना। तो हमारे यहाँ जिसको आप धर्म कहते हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो पथ है, पंथ है। जैसे इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ईसाई हो, ये सब जो है एक पंथ है। क्या है? पंथ है। मतलब इन सबके अपने अपने रास्ते, है ना। ईसाई धर्म का रास्ता अलग ढंग से जाता है, इस्लाम का रास्ता अलग ढंग से जाता है, हिंदू का रास्ता अलग ढंग से जाता है ना। तो ये सारे धर्म नहीं है बल्कि पंथ है। धर्म तो एक ही है। कौन सा? मानव धर्म, है ना। धर्म तो एक ही है ना, मानव धर्म, और कोई धर्म नहीं। धर्म की जब सटीक परिभाषा करेंगे तो यही निकलेगा, धारते इति धर्म, जिसे भी धारण किया जा सके वो धर्म है। तो धारण जिसे भी किया जा सके वो धर्म है। तो जितनी भी अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को ही तो धारण किया जा सकता है कि बुराइयों को। और अच्छाइयों को धारण किया जाए तो वो तो किसी भी धर्म की अच्छाई को धारण किया जा सकता है। तो ऐसे में वो धर्म है। तो धर्म का कोई अपना एक रास्ता नहीं, बल्कि धर्म वो है जो सब कुछ, जिस भी कार्य में भलाई है वो धर्म है। जिस भी कार्य में दूसरों का कल्याण है वो धर्म है। तो धर्म वास्तव में मानव धर्म होता है, और मानव के कल्याण से विमुख होना अधर्म होता है। तो कोई राज्य क्या मानव कल्याण से तटस्थ हो सकता है? नहीं। इसलिए कोई राज्य धर्म से तटस्थ हो ही नहीं सकता, धर्म से निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। तो जो धर्म निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में तो होगा, क्योंकि वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में पंथ को ही धर्म कहते हैं। लेकिन ईस्टर्न परिप्रेक्ष्य में धर्म और पंथ दोनों दो बात है। हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म अपने आप में खुद एक पंथ है, उसमें भी ढेर सारे पंथ हैं। उसमें भी क्या है? ढेर सारे पंथ हैं। कोई कबीर पंथी है, कोई रहीम पंथी कोई भक्ति मार्गी है, कोई ज्ञान मार्गी है ना, अलग अलग रूप से। तो पूरब का जो धर्म है वो अलग है, वो धारते इति धर्म है, जिसे धारण किया जा सके, अर्थात जो कल्याण से जुड़ा हो, जो भलाई से जुड़ा हो। तो क्या धारण कर सकते हैं हम? अच्छाई। क्या धारण कर सकते हैं हम? नैतिकता। अतः हमारे हिसाब से हमारी तरफ तो नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता। तो ऐसी स्थिति में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ढेर सारे पंथ है हमारे पास, ढेर सारे पथ है। इस्लाम का अलग रास्ता है, सिख का अलग रास्ता है, जैन का अलग रास्ता है, बौद्ध का अलग रास्ता है, पारसी का अलग रास्ता है, हिंदू का अलग रास्ता है। सबके अलग अलग रास्ते हैं। और हमारा जो राज्य है वो किसी भी धर्म विशेष के बताए गए रास्ते पे नहीं चलेगा। हमारा जो राज्य है वो किसी भी धर्म विशेष के बताए गए मार्ग पे नहीं चलेगा। जैसे इस्लाम कह रहा है कि ऐसे ऐसे चलो, हमारा राज्य इस्लाम विशेष के मार्ग पे नहीं चलेगा, ना ही हिंदू धर्म विशेष के मार्ग पे चलेगा, ना ही सिख धर्म विशेष के मार्ग पे चलेगा। सब तो रास्ते बता रहे हैं, सबके रास्ते हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारा राज्य खुद तय करेगा कि उसको क्या करना है।
वो किसी धर्म विशेष के बताए गए रास्ते पे नहीं चलेगा। तो वो जितने भी पंथ हैं उनसे निरपेक्ष होगा, उनसे अलग होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो भी जितने भी धर्म हैं और जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के ऊपर है राज्य। हमारा राज्य खुद डिसाइड करेगा उसे क्या करना है, न कि वो किसी धर्म के बताए गए मार्ग पे चलेगा या धर्म विशेष के बताए गए मार्ग पे चलेगा। और जब धर्म विशेष या पंथ निरपेक्ष पंथ विशेष के बताए गए मार्ग पे नहीं चलेगा तो वो पंथों से क्या होगा, निरपेक्ष होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य। अर्थात किसी पंथ विशेष या धर्म विशेष के बताए गए मार्ग पे नहीं चलेगा तो वो धर्म निरपेक्ष कहलाएगा, वो पंथ निरपेक्ष कहलाएगा। तो पश्चिम की जो धर्म निरपेक्षता है वो डिफरेंट है, ईस्टर्न की जो पंथ निरपेक्षता है वो डिफरेंट है। पश्चिम की धर्म निरपेक्षता कहती है कि धर्म से राज्य का कोई लेना देना नहीं होगा, धर्म का विकास हो, धर्म का विनाश हो, राज्य बिल्कुल धर्म से निरपेक्ष रहेगा। ये हुआ धर्म निरपेक्ष की भावना। और अगर आप चाहे विनाश हो आपका, चाहे आपका विकास हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो वास्तव में हम आपके विरोधी ही हैं। कोई आदमी अगर गिर रहा है कहीं से लटका हुआ है और आपसे मदद मांग रहा है कि सर हम गिर रहे हैं, हमको बचा लीजिए, तो हम कहते हैं देखो हम लोग निरपेक्ष लोग हैं, ना ही काहू से दोस्ती और ना ही काहू से बैर, है ना। ना हम किसी से मदद लेते हैं न किसी को मदद मांगते हैं, आप निकल जाओगे। तो असल में आप चाहते हो कि गिर के मरी जाए, है ना। तो हो तो आप नेगेटिव ही ना, हो तो आप नकारात्मक ही। ऐसे अगर धर्म गर्त में जा रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है, तो राज्य को मदद तो करनी चाहिए ना, लेकिन राज्य मदद नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव विचारधारा, विरोधी विचारधारा है। इसलिए जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है वो विरोधी, नकारात्मक है। हमारी तरफ आइए, पूरब की तरफ, तो हमारा राज्य किसी धर्म विशेष के बताए गए मार्ग पे नहीं चलेगा। इसका मतलब हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हमारा राज्य सभी धर्मों के विकास के लिए काम करेगा। जिस भी धर्म को सहयोग की आवश्यकता होगी, जिस भी धर्म को विकास की जरूरत होगी, उसको हमारा राज्य सहयोग करेगा। हमारा राज्य सभी धर्मों को समान आदर सम्मान देगा, लेकिन अपना कोई धर्म नहीं होगा। यही क्या है, यही है हमारी धर्मनिरपेक्षता, या यही है हमारी पंथ निरपेक्षता। कुल मिला के 2-3 बातें हमारी पंथ निरपेक्षता में है। हमारी पंथ निरपेक्षता में है कि हमारा जो राज्य है, राज्य सभी धर्मों के विकास के लिए काम करेगा, है ना। हम कहते हैं हम पंथ निरपेक्ष हैं, तो इसका मतलब किसी राज्य विशेष के बताए गए मार्ग पर नहीं चलेंगे, लेकिन हम किसी को नीचे नहीं ले जाएंगे। हर धर्म के विकास में, सभी राज्य सभी धर्मों के विकास में सहयोग करेगा, सहयोग करेगा। करता है नहीं करता है? कुंभ मेला लगता है तो राज्य जिम्मेदारी निभाता है नहीं निभाता? लोग हज यात्रा पे जाते हैं तो जिम्मेदारी निभाता है नहीं निभाता? जब न्यू ईयर आता है तो हजरतगंज सजवाता है नहीं सजवाता? करता है ना। सभी धर्मों के विकास के लिए जो हो सकता है राज्य करता है, लेकिन राज्य क्या किसी एक धर्म के लिए कर रहा? नहीं। इसलिए क्या राज्य का कोई अपना धर्म है? नहीं। तो आप कह सकते हैं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। कोई राष्ट्र धर्म है, पढ़ा आप लोगों ने कि कोई धर्म राष्ट्र धर्म हो? नहीं, कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। तो सभी धर्मों को समान आदर सम्मान करेगा, है ना। अब जब सबको विकास की बात कर रहा है तो उसके लिए कौन सा धर्म बड़ा कौन सा धर्म छोटा, कोई नहीं। अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान आदर सम्मान देगा, समान आदर सम्मान देगा। राज्य सभी धर्मों को समान आदर सम्मान देगा, राज्य सभी धर्मों को समान आदर सम्मान देगा। यह है हमारी पंथ निरपेक्षता, यह है हमारा सेकुलरिज्म।
हमारे यहाँ जब हमारा राज्य किसी पुल का उद्घाटन करता है तो नारियल तोड़ता है ना? हमारे यहाँ जब हमारा राज्य कोई बड़ी पानी वाली जहाज जब समुद्र में उतारता है तो किसी महिला के हाथ उतरवाता है ना? जितने भी हमारे आईएनएस या जिस भी तरीके के पोत हैं जो हम लोग समुद्र में उसका जलावतरण करते हैं, तो वो किसी न किसी महिला के हाथ होता है। हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं। ये जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा राज्य धार्मिक कार्यों में सहभागी हो भी रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो किसी एक धर्म के लिए नहीं कर रहा, सभी धर्मों के लिए कर रहा ना। आज केंद्र में जो सत्ता में पार्टी है, उस केंद्र में सत्ता में जो पार्टी है, उस पार्टी का उद्देश्य अर्थात आज सरकार का उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण था। हो रहा नहीं हो रहा? राम मंदिर बन रहा नहीं बन रहा? अब बताओ कोई सरकार राम मंदिर बनवाए, है ना? तो आपको तो राज्य कैसा दिख रहा होगा? बिल्कुल धार्मिक। ये तो राज्य धार्मिक है। तो और भी चीजें करता है, ताजमहल का जीर्णोद्धार भी करता है। ऐसी जो अटाला मस्जिद है उसका भी जीर्णोद्धार करता है। सारी व्यवस्थाएं देखता है। अमृतसर के जो सिखों का धार्मिक स्थल है, राज्य सब करता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान आदर सम्मान की बात करता है। तो हमारी पंथ निरपेक्षता कुछ ऐसी है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का मतलब हमारे आंतरिक भाव से होता है, हमारी आत्मा से होता है, और हम आत्मा से तटस्थ नहीं रह सकते, इसलिए धर्म से तटस्थ नहीं रह सकते। और हमारे यहाँ तो गांधीवादी विचारधारा है। धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, ये पश्चिमी और आधुनिक कॉन्सेप्ट है। पश्चिम कहता है कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति को और धर्म को अलग अलग रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, हम तो गांधीवादी लोग हैं, गांधी के देश के रहने वाले लोग हैं। गांधी कहते हैं कि राजनीति को धर्म सम्मत होना चाहिए, है ना? राजनीति को क्या होना चाहिए? धर्म सम्मत होना चाहिए। एक तरफ मैकियावेली है जो कहता है राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए, और यही विचार धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट का आधार था। एक तरफ हमारे गांधी जी हैं जो कहते हैं कि राजनीति को धर्म सम्मत होना चाहिए। अर्थात पश्चिम धर्म और राज्य के अलगाव की बात करता है, और हमारे यहाँ राज्य और धर्म के जुड़ाव की बात की जाती है। हमारे यहाँ तो राज्य और धर्म के जुड़ाव का इतना बड़ा महत्व है कि राजधर्म एक अपने आप में एक अलग ही बात है। कहते प्रत्येक राजा को अपना राजधर्म अपनाना चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए। मतलब राजा का अपना धर्म होता है, और वो धर्म प्रजा का कल्याण है, और उसको भी क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म जिस भी राजा के साथ नहीं जुड़ा है वो राजा आतताई होगा, वो राजा अधिनायक होगा, वो राजा सर्वाधिकारवादी होगा, वो राजा शोषक होगा, वो राजा प्रताड़ित करेगा। हर राजा का अपना धर्म है, या राजा को धर्म सम्मत शासन करना चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट। तो अब हम तो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते ना, हो ही नहीं सकते धर्मनिरपेक्ष। गांधी कहते हैं जिस भी राजनीति में धर्म नहीं है वो राजनीति शुष्क है, ड्राई है। ऐसी राजनीति जिसमें धर्म नहीं है, ऐसी राजनीति जिसमें धर्म नहीं है, वो आत्मघाती होती है, अपने लोगों को मारती। तो ऐसे देश में रहने वाले लोग धर्म से अलग कहाँ रह लेंगे, और राज्य धर्म से अलग कहाँ रह लेगा? जो कह ही रहा है कि जो धर्म है उसे राजनीति में होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने मध्य मार्ग अपनाया। हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के स्थान पे क्या उठा लिया? पंथ निरपेक्षता। कि हम अलग अलग जो धर्म हैं, उन धर्मों को बताए गए जो रास्ते हैं, उन रास्तों से निरपेक्ष होगा हमारा राज्य। उनके बताए गए रास्तों पे नहीं चलेगा, बल्कि राज्य खुद निर्धारित करेगा उनका रास्ता क्या है। लेकिन राज्य धर्म से निरपेक्ष नहीं रहेगा, सभी धर्मों को तो समान आदर सम्मान देगा, सभी धर्मों को तो विकास के लिए काम करेगा। हमारा जो राज्य वो धर्म से निरपेक्ष नहीं रहेगा, वो निरपेक्ष किससे रहेगा? पंथ से, मार्ग से।
इनके द्वारा जो रास्ते बताए जाएंगे वो उन रास्तों का अनुकरण न करके खुद तय करेगा कि उसे कैसा अनुकरण करना चाहिए। तो ये हमारी पंथ निरपेक्षता है। हमारी पंथ निरपेक्षता सकारात्मक है, पॉजिटिव है। पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक है, लेकिन अंग्रेजी में दोनों को ही सेकुलर कहा जाता है। ठीक, हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो कुछ ऐसी है, या हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो कुछ ऐसी है। ये राज्य है और ये धर्म, मतलब राज्य ऊपर है, धर्म अंदर है। ऐसे ही एक ये भी ग्राफ बनता है, ये धर्म है और ये राज्य है। ये कैसा राज्य होगा? ये धार्मिक राज्य होगा। ऐसा राज्य जहाँ पे धर्म से राज्य चलता है, जो धर्म कहेगा वही राज्य करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे राज्य हैं जो धार्मिक राज्य कहलाएंगे। यहाँ पर धर्म हावी है राज्य पे, शरीयत लागू जहाँ हो जाता है, ऐसे धार्मिक राज्य हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, धर्म से राज्य संचालित होता है। और हमारे यहाँ राज्य से धर्म संचालित हो रहा है। धर्म डिसाइड नहीं कर रहा राज्य क्या करेगा, राज्य डिसाइड कर रहा है कि धर्म के पास कितनी स्वतंत्रता होगी। ठीक, एक तीसरा है जो पश्चिम वाला है, उसका तो ग्राफ कमाल का ही बनता है। ये रहा धर्म और ये रहा राज्य। न धर्म का राज्य से कोई लेना देना है, न राज्य का धर्म से कोई लेना देना है। जिसको जो अपना विकास करना हो वो करे। तो ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है ना, ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है। और ये पंथ निरपेक्षता है, ये भी सेकुलरिज्म है। ये पूरब का है, हमारा है, भारत का। और ये धार्मिक राज्य है। धार्मिक राज्य को हम लोग मध्यकालिक राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यकालिक राज्य। मतलब धार्मिक राज्य वो है जो आधुनिक नहीं हुआ, है ना। ऐसा राज्य जो धार्मिक है वो अभी भी मध्यकाल में जी रहे, आधुनिक काल से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मध्यकाल में ही धर्म सत्ता पर काबिज था, है ना। और बाकी ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए जब कभी आप पढ़ते हैं और आपसे पूछा जाता है कि राज्य को आधुनिक राज्य कहलाने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा सेकुलर होना। किसी भी राज्य को आधुनिक राज्य कहा जाए, मॉडर्न स्टेट कहा जाए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है? वो है सेकुलरिज्म। जिस भी राज्य के पास सेकुलरिज्म नहीं है वो मध्यकालिक राज्य है, वो मॉडर्न स्टेट है ही नहीं है, वहां पर आधुनिकता आई ही नहीं है। वो अभी भी मध्यकाल में जीवन यापन कर रहा है, ठीक है ना। वो अभी भी मध्यकाल में जीवन यापन कर रहा है, उसके पास आधुनिकता नहीं आई है, ये इस बात का प्रमाण है। तो कई बार आपको लगेगा कि जब आपसे मॉडर्न स्टेट पूछा जाएगा तो आप सॉवरेंटी बता दोगे, संप्रभुता। ध्यान रखना, संप्रभुता नहीं बतानी है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना। हाँ, हेलो, अच्छा अच्छा। तो एक डबल डबल जीरो भी एक नंबर रहा होगा आपने जहाँ से नंबर लिया है। अच्छा जी, मैं क्लास में हूँ, थोड़ा उस नंबर पे कॉल कर लें आप। ठीक, हाँ, ठीक है। तो ये आपका पंथ निरपेक्षता है। कोई डाउट है यहाँ से? कुछ और समझना है? कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो आपके? बताओ, आगे बढ़े। तो ये था आपका धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। इसके बाद आपकी प्रस्तावना में है लोकतंत्र, है ना। क्या होता है लोकतंत्र? तो आज भी सबसे पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है लोक
दूसरा है तंत्र। इसका मतलब लोगों से मिलकर बना तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। अब लोगों से मिलकर बना तंत्र मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, है ना। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, अर्थात जनता या लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। अर्थात जहां जनता ही शासन करती हो, जनता के लिए ही शासन होता हो और जनता का ही शासन होता हो, ऐसा तंत्र लोकतंत्र कहलाएगा। आज भी अब्राहम लिंकन की परिभाषा, आज भी अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक मान्य परिभाषा है। क्या है अब्राहम लिंकन की परिभाषा? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र, है ना, या जनतंत्र। लोकतंत्र या जनतंत्र है, ठीक है। जनता का जनता के द्वारा या जनता के लिए जनता के द्वारा शासन क्या है? लोकतंत्र, है ना। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है ना? ऑफ पीपल, बाई पीपल, फॉर पीपल, ऐसे कुछ कहते हैं। पीपल ही पीपल, हमारे यहाँ बहुत है पीपल, है ना। हमारे यहाँ पीपल बहुत है, पता है? नहीं, हमारे यहाँ बहुत पीपल है ना। दुनिया के सबसे ज्यादा पीपल कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। पीपल के पेड़ कि पीपल लोग ना। हाँ, दुनिया में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जो पीपल हैं वो भारत में ही है। और पीपल के पेड़ देखोगे तो नंबर 1 पे आ गए। जनगणना हो गई, हो गई जनगणना। तेईस में आ जाएंगे। अच्छा, चलिए, ऐसा बताया जा रहा है कि हम लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो वो तो पता ही था, चीन उन कहीं दिखेगा नहीं, है ना। चीन उन तो सब पार कर देंगे हम लोग, है ना। और ईश्वर की कृपा भारत पे ही बनी रहती है ना। ईश्वर की कृपा कहाँ बनी रहती है? भारत पे, है ना। हाँ, तो भारतीय लोग ईश्वर की अनुकंपा जो है पाने वाले सर्वाधिक लोग हैं। और ईश्वर की अनुकंपा को सहर्ष स्वीकार भी करने वाले कौन से लोग हैं? भारत के लोग। और अभी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की सरकार की मंशा है और हमारे लोग, काफ़ी लोग विरोध में भी हैं कि ये ठीक नहीं है। जो ईश्वर सहर्ष दे रहा है उसे ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। और रिकॉर्ड बना रहे हैं हम लोग, अब दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएंगे जनसंख्या में, ठीक। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव समझते होंगे, हम लोग पॉजिटिव समझते हैं, है ना। हमारे लिए पॉजिटिव है, जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना मजबूती होगी। जितने ज़्यादा लोग कमाते होंगे, थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो बहुत होगा। इसी माइंडसेट से तो लोगों के पास ढेर सारे बच्चे थे। ऊपर से हमारे महाकाव्यों में, पुराणों में भी ऐसा देखने को मिलता है। पता लगा वो महाभारत हुआ तो दुर्योधन 100 भाई था, थोड़े मोड़े भाई होते हैं 100 भाई, हाँ। और उसके विपरीत जो थे पांडव, वो भी 5 थे, कम नहीं थे। तो मिनिमम की संख्या अपने पास 5 है, आइडियल। मैक्सिमम की संख्या अपने पास 100 है। तो ऐसे देश में हम लोग पैदा हुए हैं। तो ऐसे देश में
तो 2 3 4 तो ऐसे नॉर्मल ही है, इसका मतलब तो है भी लोगों के पास। हम खुद ही 4 भाई बहन है ना। तो ऐसे ही जिससे पूछो 2 तो कम ही लोग बताते थे, 3 4 हैं, 4 5 हैं, ऐसे चलता है। ठीक, कानून जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो कानून लाने की बात है वो कानून जनसंख्या नियंत्रण को सकारात्मक ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। सीख लेनी चाहिए चाइना से, ये भी कहा जा रहा है कि आज चाइना खुद जो 1 चाइल्ड पॉलिसी पे था, अब वो फिर से किस पे आ गया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी पे। तो अब हाँ, अब 2 बच्चे वहाँ भी होते हैं, कह दिया गया कि 2 बच्चे करो। पहले एक बच्चे के बाद आप दूसरा बच्चा नहीं कर सकते थे, और हो भी रहा है तो बड़ी निर्ममता से दमन किया जाता था। क्या हो रहा है रसिया में? अच्छा, बच्चे, ठंडा प्रदेश है इसीलिए, है ना। जहाँ भी गर्म देश होंगे, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे बांग्लादेश देख लो, भारत देख लो, है ना। और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पॉपुलेशन कम होती है। और जितने भी आप विकसित देखते हो, सब कहाँ पर है, ठंडे की तरफ ना। और जितने भी विकासशील देश हैं, सब कहाँ हैं, विषुवत रेखा के आसपास, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक, बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, छोटी सी जगह पे बहुत बड़ी आबादी रहती है। तो ये ऐसे मिलेगा आपको, प्रकृति भी कुछ चीज़ डिसाइड करती है ना। और हम लोग जितना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाएंगे उतना प्रकृति के विपरीत जाएंगे। हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय लक्ष्य जो रखा था, महंगाई ज़्यादा होने से नहीं, एजुकेशन, ठीक है ना। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा काम क्या है, एजुकेशन। जितना शिक्षा बढ़ती जाएगी उतना जनसंख्या नियंत्रण जो है वो अपने आप सैचुरेटेड होता चला जाएगा। क्योंकि लोगों को ये समझ में आने लगेगी कि 4 5 6 बच्चों के हो जाने से आप सक्षम नहीं होंगे, आप मजबूत नहीं होंगे, बल्कि 1 2 भी अगर बच्चा आपके पास है और उसकी सही पढ़ाई लिखाई अगर आप करा देंगे, उसका पालन पोषण सही हो जाएगा, उनको शिक्षा दीक्षा अगर आप सही दे पाएंगे, तो वो उन 5 पे भी अकेला क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो इस माइंडसेट से अब लोगों के पास ये माइंडसेट आ रहा है। दूसरा, धीरे धीरे वो जो ग्रामीण संस्कृति थी धीरे धीरे कम होती जा रही। परिवार का भी जो संयुक्त परिवार था, अब उसमें एकाकी परिवार का कॉन्सेप्ट आ गया। इवन हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होने शुरू हो गए हैं, तो अब बच्चों की देखभाल करना भी बहुत कठिन है। अगर वो चाहें भी ना कि 5 बच्चे करें, तब पर भी परिस्थितियां उनको साथ नहीं देंगी कि वो 5 बच्चे कर पाए। लिहाजा एक बच्चे पे ही वो उनको लगता है कि अब बस, एक सामाजिक जिम्मेदारी थी, एक पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, एक कोई पितृऋण भी अपना था, उससे भी मुक्ति हो गई, एक बहुत है। इवन तो अब कॉन्सेप्ट ये भी हो गया है कि वो लड़की हो या लड़का हो, वो सब बराबर है, तो एक ही सही, एक पे ही, क्योंकि लोगों को अपना भी करियर अब दिखता है ना। क्योंकि महिलाएं सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं, वर्किंग हुई हैं, तो एक बच्चा पालना बहुत कठिन हो जा रहा है। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। संयुक्त परिवार होता था, कोई बात नहीं, बच्चे हो गए पल जाएंगे, है ना। ये तो होता था, बच्चे हो गए तो पल जाएंगे। अब ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भी अब धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट अपने आप जो जनसंख्या वृद्धि दर है हमारी, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, सैचुरेटेड होती जा रही है, कम होती जा रही है। दूसरा, आजकल के जो युवा हैं उनका अपना करियर पे बड़ा फोकस है, और करियर पे फोकस होने के कारण इनका अब जो विवाह करने की उम्र भी है वो एक बड़ी उम्र है। और इस बड़ी उम्र तक जाते जाते जो वृद्धि जनसंख्या की, जो संतानोत्पत्ति की जो गति होती है, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। और संतानोत्पत्ति हो जाए जिस उम्र में अब युवा विवाह कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो ऐसे में वो जो नंबर लगने वाली बात है वो अपने आप नहीं हो पा रही है। पहले बाल विवाह तक हो जाया करते थे। गांधी जी वाले देश के लोग हैं, 14 साल में गांधी जी के पास भजन लाल था, है ना। 14 साल के जब गांधी जी थे तब गांधी जी के पास भजन लाल था। जब यहाँ से पढ़ने गए थे, 15 साल की उम्र में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने गए थे, तब भी उनका लड़का 1 साल का हो गया था, सोच लो। और लौट के आए, जितनी बार गांधी जी बेचारे भगन लाल, जगन लाल, मगन लाल ऐसे होते रहे। तो ऐसा कैसे संभव है, कम उम्र। अब कम उम्र में विवाह हो नहीं रहा है, ऊपर से
अभी एक और कानून आ रहा था कि महिलाओं की भी उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 21 साल हो गया ना। महिलाओं की भी उम्र कितनी हो गई, 21 साल। अब बताओ, अब तो वो जो कम उम्र की थी वो चीजें हटा दी गई। तो ऐसे में अपने आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो हमें भी लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बजाय जो इस तरीके के एलिमेंट्स है, जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ा दी जाए और चीज़ों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए, इन चीज़ों को इनडायरेक्टली अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण ज़्यादा अच्छे ढंग से हमारे यहाँ अब हो सकता है, अपेक्षाकृत कानून बना के रोकने की बजाय। अपने आप, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली है, जिस तरीके से लोगों का माइंडसेट है और जिस तरीके से आज आजीविका के लिए प्रतिस्पर्धा है, उसमें धीरे धीरे हर कोई, अभी जैसे मुस्लिम आबादी को लेकर लगातार होता रहा कि बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। अभी आप देखोगे तो मुस्लिम आबादी का भी जो जनसंख्या वृद्धि दर है अचानक से बहुत गिर गया। क्यों? क्योंकि अब मुस्लिम आबादी में भी जो शिक्षा है उसका विस्तार हो रहा है, और जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होगा वैसे वैसे जनसंख्या जो वृद्धि दर है तेजी से वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जो बहुत पढ़े लिखे विकसित देश हैं वहाँ तो जनसंख्या नकारात्मक है, वहाँ तो जनसंख्या नेगेटिव में जा रहा है। तो जनसंख्या का नेगेटिव में जाना भी तो एक बड़ी समस्या है। आज चीन को वन चाइल्ड पॉलिसी हटा के 2 चाइल्ड पॉलिसी पे क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनको लगने लगा कि भाई हमारी अधिकांश जनसंख्या बूढ़ी हो रही, और जिस देश की जनसंख्या बूढ़ी होती है उस देश का उत्पादन बिगड़ जाता है। जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा युवा होती है उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जैसे भारत इस समय जनसांख्यिकी लाभांश से गुजर रहा है ना। भारत के पास सबसे जवान कौन है? भारत है, सबसे युवा भारत है ना। और हाँ, 65% से ज़्यादा आबादी हमारी युवा है। तो ऐसी स्थिति में अगर विकसित देश में हमें छलांग लगानी है तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बस सही दिशा किसको देनी है? सरकार को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, क्योंकि ये शिक्षा ही दे सकता है, रोजगार तो दे नहीं सकता। मानव को संसाधन बना नहीं पाया तो अच्छा हुआ कि अपना नाम बदल के फिर क्या कर लिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय, है ना। तो जरूरत इस बात की है कि मानव जो हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को संसाधन के रूप में डेवलप करके उनको काम दे। और यही युवा जनसंख्या अगर रोजगार मिल गया तो ये संसाधन बन जाएगी, देश के उत्पादन में वृद्धि करेगी और देश को आगे ले जाएगी। और अगर इन्हें रोजगार नहीं मिला तो यही देश के ऊपर बोझ बन के पड़ी रहेगी, और जो देश आगे जाना था उसे पीछे ले जाने का काम शुरू कर देगी। इसलिए सरकारों को भी बहुत संजीदगी से, बहुत सचेतनता से इस समय काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को संसाधन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के स्वरूप जो हैं वो दुनिया में कई प्रकार के लोकतंत्र पाए जाते हैं। अगर लोकतंत्र को आप देखेंगे तो हमारे पास लोकतंत्र का एक तो 2 स्वरूप पाया जाता है। एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और वो जो परिभाषा थी अब्राहम लिंकन की, वास्तव में वो कैसे लोकतंत्र के लिए सटीक बैठती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए, डायरेक्ट लोकतंत्र। लेकिन दुनिया में अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत जगहों पर नहीं है, तो इसका दूसरा स्वरूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। और इनको हम लोग पब्लिक डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। और ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वर्तमान में केवल और केवल स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बाकी दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, सब जगह जो डेमोक्रेसी है वो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक डेमोक्रेसी है ना। दुनिया में सारी जगह पे डेमोक्रेसी कैसी है? प्रतिनिध्यात्मक डेमोक्रेसी है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है।
अब ये जो प्रतिनिध्यात्मक डेमोक्रेसी है, ये भी 3 टाइप की होती है। प्रतिनिध्यात्मक डेमोक्रेसी, जैसे एक डेमोक्रेसी हम लोगों को देखने को मिलती है चीन में। चीन में लोकतंत्र है कि नहीं है? चीन जनवादी लोकतंत्र कहता है अपने को, जनवादी रिपब्लिक कहता है अपने को। कौन? चीन। तो चीन का जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिध्यात्मक है, और चीन का जो लोकतंत्र है वो साम्यवादी लोकतंत्र है। कैसा है? साम्यवादी लोकतंत्र है। साम्यवादी लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र है नहीं है? है। कौन सा वाला? समाजवादी लोकतंत्र है हमारे पास। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है ना हम लोग, समाजवादी लोकतंत्र है भारत के पास। अमेरिका में लोकतंत्र है? कौन सा वाला? अमेरिका में हाँ, उदारवादी लोकतंत्र। पूंजीवादी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। उदारवाद पूंजीवाद एक ही है लगभग, है ना? लगभग उदारवाद और पूंजीवाद क्या है? लगभग एक है। तो अमेरिका में देखो आप, उदारवादी लोकतंत्र है ना, देख सकते हो आप। चीन, भारत, अमेरिका लोकतंत्र है। और ये सारे के सारे लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे जगहों पे पॉसिबल है जो बहुत छोटा देश हो, जहां पे पूरी देश की जनता को किसी एक मैदान में बुलाया जा सके। भारत में संभव है? कोई ऐसा मैदान है जहां भारत में बुला सको आप सारे लोगों को? उत्तर प्रदेश के लोगों को बुला के दिखाओ कहीं, नहीं बुला पाओगे। वो भी छोड़ दो, लखनऊ के लोगों को एक जगह बुला के दिखाओ। कितनी है लखनऊ की आबादी इस समय? लगभग 70 लाख के आसपास, लगभग 70 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश की सॉरी लखनऊ की आबादी होगी। और यूपी की आबादी अब तक हम लोग लगभग 20 करोड़ पढ़ते हैं। अब नई जनगणना में देख लेना कहीं 30-31 करोड़ ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है, 33 करोड़ है। हाँ, मालदीव की तो 3 ही लाख है। मालदीव तो बेचारा अलीगंज के बराबर है, नहीं? जितने लोग कपूरथला से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक मिलते होंगे, इतने तो मालदीव में है। ठीक, चले। तो ये लोकतंत्र के स्वरूप हैं। इन लोकतंत्रों को जब आप अलग से पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ तो पढ़ना नहीं है, यहाँ पे तो हमने संविधान में प्रस्तावना में लोकतंत्र को समझने का प्रयास किया। इन लोकतंत्रों में कुछ कुछ अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे साम्यवादी लोकतंत्र है, तो साम्यवादी लोकतंत्र में यहाँ पर सर्वाधिक जो व्यवस्था है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो राज्य के द्वारा संचालित होंगी, राज्य नियंत्रित गतिविधियां होंगी। और विशेषकर यहाँ पर कर्तव्यों को महत्व दिया जाएगा, है ना? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, और महत्व किसको दिया जाएगा? कर्तव्यों को महत्व दिया जाएगा। लोग भागीदार तो होंगे, किसको लेकर? कर्तव्यों को। ऐसे समाजवादी लोकतंत्र, यहाँ पर भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो राज्य के नियंत्रण में होंगी, लेकिन यहाँ पर कर्तव्यों के स्थान पर अधिकारों को महत्व मिलेगा। किसको महत्व मिलेगा? अधिकारों को महत्व मिलेगा, स्वतंत्रता को महत्व मिलेगा। जबकि समाजवादी में समानता को महत्व दिया जाएगा, समानता को महत्व दिया जाएगा। ये कुछ इन दोनों लोकतंत्र में। और उदारवादी लोकतंत्र में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से निजी हाथों में होगी, स्वतंत्रता पूरी तरीके से पूर्ण होगा। स्वतंत्रता कैसा होगा? पूर्ण होगा, पूर्ण स्वतंत्रता की बात होगी। आर्थिक गतिविधियां निजी हाथों में चलेगी। ज्यादा लोगों के पास ज्यादा अधिकार होंगे, बहुत ज्यादा अधिकार होंगे, है ना? बहुत ज्यादा अधिकार होंगे, मतलब समाजवादी के स्थान पर यहाँ पर अधिकार और ज्यादा होंगे पूंजीवाद में। तो तीनों ही लोकतंत्र के अलग अलग स्वरूप है, कमोबेश कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा के साथ ये लोकतंत्र। लेकिन इन तीनों में ही शासन में कौन पार्टिसिपेट करता है? जनता। शासन किसके द्वारा होता है? जनता। और किसके लिए होता है? जनता के लिए। तो ये लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र बड़ा अनिवार्य हो गया। आज लोकतंत्र इतना अनिवार्य हो गया है कि आप लोकतंत्र के बिना आप शासन व्यवस्था को
इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक तो दुनिया में अधिकांश देश आज कैसे हैं, लोकतांत्रिक हैं, प्रजातांत्रिक हैं। इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र है, लेकिन हम कहते हैं नाम मात्र का राजतंत्र है। इंग्लैंड में वास्तव में क्या है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। अब आप सोचो कहीं राजतंत्र और लोकतंत्र एक साथ हो सकता था? है कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब संविधान तय करता है कि राजतंत्र इतना बड़ा होगा कि इतना बड़ा होगा, और बाकी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, प्रजातंत्र से, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र से। तो राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है कहां पर, इंग्लैंड में। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने को लोकतंत्र न कहे। पाकिस्तान क्या है, लोकतंत्र है नहीं है? बांग्लादेश लोकतंत्र है। सबको आज लोकतांत्रिक होना है, वो भी अभी नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा फिर से। अभी बीच में लोकतंत्र था ना अफगानिस्तान, अभी 15 साल तक रहा लगभग लोकतंत्र, 12-13 साल तक। अभी सत्ता पलट हो गया, तो सत्ता पलट से जबरदस्ती शासन पे तालिबान आ गया है। अब तालिबान अगर चुनाव करा दे तो अफगानिस्तान में फिर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। और तालिबान कह ही रहा है कि हम जल्दी ही क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे, तो वहां पर भी लोकतंत्र हो जाएगा। लोकतंत्र फैशन है। लोकतंत्र अगर आपके पास नहीं है तो लोग आपसे संबंध नहीं रखेंगे। बहुतों ने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ रखा है। जिस दिन लोकतंत्र वहां हो जाएगा उस दिन सबके संबंध किससे जुड़ जाएंगे, अफगानिस्तान से। तो लोकतंत्र हमारे जीवन का आधार है। आज अगर लोकतंत्र की विशेषता पूछी जाए तो हाँ, उत्तर कोरिया ने। आज अगर लोकतंत्र की विशेषता आपसे पूछी जाए तो आप कह सकते हैं लोकतंत्र जीवन शैली है। लोकतंत्र क्या बन चुका है, जीवन शैली। हम जीना ही चाहते हैं कैसे, लोकतांत्रिक तरीके से। व्यक्ति को आज सबसे महत्वपूर्ण रूप में क्या चाहिए पता है, है ना? आज व्यक्ति को क्या चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए ना। हर कोई आज चाहता है कि वो जो सोचे वो कह ले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ मिल पाएगी, राजतंत्र में, लोकतंत्र में। हर किसी को, ये हमारे जीवन का आधार हो चुका है। हम खाने को थोड़ा कम चाहते हैं लेकिन बोलने को पूरा चाहते हैं, लिखने को पूरा चाहते हैं, दिखाने को पूरा चाहते हैं। अभिव्यक्ति हमारे पास पर्याप्त होनी चाहिए, और ये अभिव्यक्ति कहाँ मिल सकती है, केवल लोकतंत्र। हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु हो चुकी है समानता, इक्वलिटी। और आजकल तो युवा विशेषकर क्या चाहते हैं, अवसर की समानता, बहुत मजबूत रूप से आप चाहते हैं। और ये कहाँ मिल पाएगी, राजतंत्र में, डिक्टेटरशिप में, केवल लोकतंत्र में। आज हम बात बात पे बात राइट्स की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। हर चीज में हम कहते हैं ये मेरा राइट्स है, ये मेरा राइट्स है, ये मेरा राइट्स है। बात बात पे हम कहते हैं जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस, फलाने के लिए जस्टिस, दिखाने के लिए जस्टिस। हर बात पे हमें क्या चाहिए होता है, जस्टिस। कुछ लोग तो कोचिंग में नारे लगाते हैं जस्टिस दो, जस्टिस दो, है ना? यहाँ भी जस्टिस मांग रहे होते। आपके जीवन का हिस्सा हो गया ना, लिबर्टी आपके जीवन का हिस्सा है, राइट्स जीवन के हिस्से हैं। बात बात में इक्वलिटी की, सर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सर विभेद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सर न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, है ना? क्या बनना चाहते हैं आप, मनुष्य। और लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा शासन तंत्र है जहां मनुष्य वास्तव में क्या बन सकता है, मनुष्य। आपके अंदर ढेर सारी नैतिक गुणों का विकास अगर कहीं हो सकता है तो कहां हो सकता है, लोकतंत्र में। तो आज एक व्यक्ति जैसा जीवन इमेजिन करता है, जैसा जीवन चाहता है, या जैसा जीवन वो जीना चाहता है, वो केवल कहां संभव है, लोकतंत्र में। ये सारी की सारी गुण हमारी जीवन शैली का हिस्सा है।
हम यही चाहते हैं, और ये सब कहाँ संभव है? लोकतंत्र में। इसलिए लोकतंत्र की विशेषता पूछी जाए तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र जीवन शैली। हमारे जीवन जीने का ढंग ही आज क्या बन चुका है? लोकतंत्र। हम जो जीवन चाहते हैं उसमें चाहते हैं कि उसमें स्वतंत्रता हो, उसमें समानता हो, उसमें न्याय हो, उसमें अधिकार हो, उसमें बंधुत्व हो, उसमें सहिष्णुता हो, उसमें सहअस्तित्व हो, और ये सारे गुण कहाँ मिलेंगे? केवल लोकतंत्र में। और कोई ऐसा शासन तंत्र नहीं है जहाँ मिल पाए। इसलिए लोकतंत्र आज हमारे जीवन के ढंग को कहते हैं, या लोकतंत्र जीवन की शैली। मनुष्य अगर मनुष्य बनना चाहता है तो उसको लोकतंत्र में ही उत्पन्न होना पड़ेगा। अन्य जगह होता है तो मनुष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि मनुष्य में बहुत सारे नैतिक गुण होते हैं। मनुष्य मनुष्य तब बनेगा जब उसके अंदर ये नैतिकता की उत्पत्ति हो, और नैतिकता की उत्पत्ति तब होगा जब उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। आप किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छीन लो, फिर उसके में और जानवर में कितना अंतर रहेगा? बराबर। न जानवर अभिव्यक्ति करता है, न मनुष्य कर पाएगा। दोनों एक जैसे हो गए ना। मनुष्य तो मनुष्य रहा नहीं, मनुष्य के किस कैटेगरी में पहुंच जाएगा? जानवर के। और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहाँ मिल पाएगी? लोकतंत्र में। इसलिए मनुष्य होने के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र का, ठीक। और आप हल्के में इसको पढ़ के निकल लेते हैं लोकतंत्र। ये सब जो लिख रहे हैं, लिखते हो आप लोग? नहीं लिखते हो? लिखो, नहीं तो दोबारा फिर कभी याद नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा दिया है सर ने, ठीक। ऐसे ही गणराज्य है ना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? गणराज्य। रिपब्लिक कहते हैं इसको आप लोग। गणराज्य हम किसे कहते हैं? तो ऐसी व्यवस्था या ऐसा देश जिसका मुखिया निर्वाचित होता हो। ऐसा देश जिसका मुखिया निर्वाचित होता है, गणतंत्र कहलाता है। जिसका मुखिया निर्वाचित होता है, गणतंत्र कहलाता है। मुखिया निर्वाचित होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा वहां सारे लोग ही निर्वाचित होंगे, है ना। हम कहते हैं ना कि जैसा पिता होगा वैसे ही गुण किसमें आएंगे? बेटे में। खानदान का पूरा पता लगता है ना किसी एक बुजुर्ग से। और अक्सर आप गांव में जाओ तो आप कहीं बैठोगे तो आदमी आपके पिता का नाम नहीं पूछता, सीधे ही दादा का नाम पूछता है। नहीं, किसके पोते हो आजकल? क्योंकि वहां से पता लगता है कि तुम्हारा खानदान कैसा है। पिता से खानदान का पता नहीं लगता, दादा से शुरू होता है। वहां से वो भांप लेते हैं, अच्छा उनके घर के हो, तब तो बढ़िया संस्कार होंगे, है ना। ऐसे ही जब मुखिया निर्वाचित है तो बाकी भी सब क्या होते होंगे? निर्वाचित ही होते होंगे। समस्या कहाँ होती है? मुखिया में। मुखिया में नहीं समस्या, नीचे भी नहीं समस्या। जिसका मुखिया जैसा वैसा व्यवस्था। तो मुखिया निर्वाचित होता है, इसका मतलब उस देश में वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। हर जगह पे कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, और हर जगह पे जहां सारे व्यक्ति पहुंच सके उसी को हम कहते हैं गणतंत्र। तो पहली बात, ऐसा देश, ऐसी व्यवस्था जहां मुखिया निर्वाचित हो, गणराज्य कहलाता है। तो दूसरा लिखोगे कि ऐसी व्यवस्था जिसमें वंशानुगत व्यवस्था का अभाव हो। वंशानुगत व्यवस्था का अभाव, ठीक है। चलिए, तो दो बातें हो गई। गणराज्य में मुखिया निर्वाचित हो, या जहां पे प्रत्येक व्यक्ति इलेक्टेड हो। दूसरा पक्ष उसमें जुड़ा है कि वंशानुगत व्यवस्था नहीं हो। आईएएस का लड़का आईएएस हो, जरूरी नहीं है। राजा का लड़का राजा हो, जरूरी नहीं है। तो जहां पर
योग्यता को महत्व दिया जाता हो। तीसरी बात क्या निकलेगी? जहां पर योग्यता के आधार पर पद मिलते हों, है ना? जहां पर अवसर की समता उपलब्ध हो, योग्यता के आधार पर पदों का वितरण हो, अवसर की समता उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था गणराज्य कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना कि मूल बात दो ही है गणराज्य के लिए। पहला इलेक्टेड होना और दूसरा वंशानुगत न होना। बाकी चीजें इनडायरेक्ट निकलेगी। जब आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखेंगे तो बाकी चीजों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो बात बतानी है। एक तो निर्वाचन का, एक क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? तो योग्यता के आधार पर चीजें, सॉरी, वंशानुगत व्यवस्था का अभाव होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? तो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रस्तावना में जो मूल बातें, जो प्रकृति है हमारी संविधान की। 5 प्रकृति है ना हमारे संविधान की। सॉवरेन, सॉवरेंटी पढ़ लिया हम लोगों ने, सोशलिस्ट पढ़ लिया, सेकुलर पढ़ लिया, डेमोक्रेटिक पढ़ लिया, रिपब्लिक पढ़ लिया। तो हमने हमारे संविधान की जो मूल विशेषता है, उस विशेषताओं में 5 प्रकृति है, नेचर, उन पांचों नेचर को हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना के अंतर्गत हमारे पास उद्देश्य हैं। उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है अपने पास? प्रस्तावना में हम लोगों ने देखा उद्देश्य है ना। अब उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो पहला उद्देश्य अपने पास क्या है? न्याय, है ना। पहला उद्देश्य न्याय। न्याय किसे कहते हैं? हाँ, मांगते तो हो आप लोग न्याय। किसे कहते हैं न्याय? क्या है न्याय की परिभाषा? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। जो मांगते हो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि वो है क्या, बस मांगते ही हो। क्या है न्याय? किसी के साथ गलत ना होना, मतलब सबके साथ सही होना। ठीक है, चले देखते हैं न्याय क्या है। हाँ, जो आप कहोगे सब सही है, कुछ गलत नहीं कहोगे। अब ऐसा थोड़ी कहोगे किसी की हत्या कर देना न्याय है, ऐसा तो कहोगे नहीं। वो भी न्याय है, बशर्ते वो आदमी, बशर्ते वो आदमी उसी योग्य हो। हमारा राज्य फांसी दे के न्याय देता है, पता है? हमारा राज्य जब फांसी देता है तो होती क्या है वास्तव में? हत्या। और हम क्या कहते हैं, क्या हुआ? न्याय। जब न्याय मांगने जाते हैं तो कहते हैं फांसी दे दो। इसलिए जो कहोगे सब सही, आप गलत कह ही नहीं सकते, मुझे इतना विश्वास है ना। बस डिमांड जहां जो हो वहां वो वाली बात कह लिया जाए। न्याय जो है ये जस्टिस सबसे बना है। किससे बना है? जस्टिस से बना है। जो जस्टिस शब्द बना है ये जुस शब्द से बना है, और जुस शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है जुस का अर्थ? जोड़ना। न्याय क्या करता है? जोड़ने का काम करता है ना। आप न्यायालय जाते हो, न्यायालय जब जाते हो तो वहां हमेशा दो पक्ष होते हैं, जिनके बीच में क्या पड़ी होती है? टूट। नहीं, दो पक्षों के बीच में क्या पड़ी होती है? टूट। दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? दुश्मन, वर्सेस। नहीं, और जब न्याय हो जाता है तब तो क्या खत्म हो जाता है? वर्सेस। दो लोग जो अलग अलग बात कर रहे हैं, उन दोनों बात एक न्याय करके उन दोनों को एक बात पे सहमति बना देना क्या होता है? न्याय। तो न्याय का कार्य क्या होता है? न्याय के मूल कार्य क्या है? जोड़ना। न्याय का मूल कार्य क्या है? जोड़ना। न्याय जोड़ने का काम करता है।
जहां भी आप विभेद देखोगे, विभेद, इस विभेद को न्याय से क्या हो जाएगा, विभेद समाप्त। और जब विभेद समाप्त हो जाएगा तब वो चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे ना, एक हो जाएंगे। तो जहां भी विरोध है, जहां भी विभेद है, जहां भी टूट है, जहां भी अलगाव है, उनको सही करना, उनमें एक रूपता लाना किसका काम है, न्याय का काम है। तो न्याय का काम है जोड़ना। अब हमारे यहाँ विभेद देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे हमारे पास विभेद है ना, है कि नहीं है, हमारे पास बहुत जगहों पे विभेद है। हमारे यहाँ बहुत जगहों पे विभेद है, विशेषकर जो सामाजिक विभेद है, आर्थिक और राजनीतिक, बड़े विभेद है ना यहाँ पे। और जहाँ विभेद है वहाँ अन्याय है, जहाँ टूट है वहाँ अन्याय है, जहाँ अलगाव है वहाँ अन्याय है। इन्हीं सामाजिक विभेदों को दूर करना, सामाजिक अलगावों को दूर करना, आर्थिक विभेदों को दूर करना, आर्थिक अलगावों को दूर करना, राजनीतिक अलगावों को दूर करना, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पे एक रूपता लाना, समन्वय लाना न्याय कहलाता है। अर्थात न्याय का काम है विभेदों का अंत। ठीक, एक लाइन में न्याय का अर्थ क्या होगा, जोड़ना, अर्थात विभेदों का अंत करना, एक रूपता लाना, समन्वय करना न्याय कहलाता है। और हमारे संविधान में, संविधान से अपेक्षा की गई है कि हमारा संविधान कम से कम 3 प्रकार का न्याय तो जरूर करे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। कोई डाउट है? दूसरा, दूसरा क्या है, उद्देश्य, स्वतंत्रता। दूसरा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें अगर दिमाग में बस गई ना तो आपका पॉलिटी का जो दर्द है ना समाप्त हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो बस इतने ही जानते हैं, वी वांट जस्टिस, नहीं, हमें न्याय चाहिए ना, इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में, हिंदी में वी वांट जस्टिस। जस्टिस में क्या देते हैं, लड्डू, समोसा, हाँ, राइट्स, राइट्स, राइट्स है, राइट्स अपने आप में डिमांड है, राइट जस्टिस नहीं है, राइट्स जस्टिस नहीं है। अरे तुम राइट वाली बात कर रहे हो क्या, राइट्स वो कह रहे हो या राइट कह रहे हो, दोनों दो बातें हैं। अधिकार, राइट्स, तो राइट्स अलग काम है ना, राइट्स अपने आप में डिमांड है और राइट्स मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि राइट से चीजें को चीज जुड़े, राइट से तो चीज टूट भी सकती है। जस्टिस अलग है। और अगर आप वास्तव में जस्टिस देखना चाहोगे तो समता, अधिकार, स्वतंत्रता, ये तीनों मिलके जन्म देते हैं न्याय को, है ना। इन तीनों का समन्वित रूप क्या कहलाता है, न्याय। किसी के भी ज्यादा कम होने से, किसी के भी इसमें से भाग जाने से कौन भाग जाएगा, न्याय। इन तीनों में से एक भी नहीं है तो क्या नहीं है, जस्टिस। तीनों का समन्वित रूप, तीनों का जुड़ा हुआ रूप क्या है, न्याय। इसलिए न्याय का एकमात्र अर्थ है क्या, जोड़ना। जहां भी समन्वय है, जहां भी जुड़ाव है वहां न्याय है, और जहां विभेद है वहां न्याय नहीं, जहां अलगाव है वहां न्याय नहीं। आगे बात समझ में, मूल भाव पे जाओ, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, है ना। आत्मा को खुश करो, आनंद दो किसको, आत्मा को। कहाँ शब्दों में टुके हैं सर, इंडिविजुअल के अलग होते हैं, कलेक्टिव के अलग होते हैं, सोल को प्रसन्न करो। हाँ, सोल ही पढ़ रहा ना, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है प्रियम्बल, है ना। तो सोल तक पहुंचेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि जितने भी शारीरिक इंद्रियों की चीजें हैं
वो क्षणिक सुख देती हैं। कैसी? मात्रात्मक। और जब सोल टच करते हैं तब सुख कैसा आता है? गुणात्मक, है ना? एक क्वांटिटेटिव सुख है, एक क्वालिटेटिव सुख है। तो प्रयास करो कि सोल को छुओ। गीता में भी आपको कहाँ तक ले जाने का प्रयास किया गया है? सोल में। कहा जाता है, गीता में लिखा है कि मैं हमेशा कहाँ स्थित होता हूँ? आत्मा में। आत्मा में स्थित होके मन के द्वारा शरीर का संचालन करें, ऐसा ही जीवन उत्कृष्ट जीवन होगा। मन में स्थित होके इंद्रियों का संचालन करोगे और स्थिरता बनी रहेगी। स्थित कहाँ होना है? आत्मा में। जब आत्मा में स्थित हो जाओगे तो कर्ता वाला भाव खत्म हो जाएगा, केवल दृष्टा वाला भाव दिखेगा। और जो देखने वाला व्यक्ति है वो कभी दोषी नहीं होता, इसलिए आत्मा कभी दोषी नहीं होगी, इसलिए प्रसन्नता आपकी शाश्वत बनी रहेगी। ठीक, चलिए ज्यादा दर्शन हो गया, आते हैं वापस प्रस्तावना में, है ना? गीता से वापस आते हैं। ठीक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना? स्वतंत्रता अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी चीज है। ऊपर से अंग्रेजी में स्वतंत्रता के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है: फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, है ना? तीनों के मतलब भी अलग अलग हैं, थोड़े थोड़े। प्रस्तावना में क्या मिला है हमें? लिबर्टी मिली है, फ्रीडम मिला है कि इंडिपेंडेंस मिला है? लिबर्टी मिली। सबसे उत्कृष्ट प्रकार का इन तीनों में, इन तीनों स्वतंत्रताओं में सबसे उत्कृष्ट प्रकार का स्वतंत्रता होती है लिबर्टी। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब वहां फ्रीडम मिला, राइट टू फ्रीडम, है ना? हमने जो लड़ाई लड़ी वो भी फ्रीडम की लड़ी, लिबर्टी की नहीं लड़ी। लिबर्टी की लड़ाई लड़ते तो हमारा कुछ मामला अलग होता। लिबर्टी की लड़ाई हमेशा अपने से होती, फ्रीडम की लड़ाई हमेशा दूसरे से होती। तो हम लोग प्रियम्बल में इसीलिए हमें फ्रीडम की बात नहीं की गई। फ्रीडम तो हमेशा किसी न किसी से चाहिए होगा। जब राइट टू फ्रीडम की बात होती है फंडामेंटल राइट्स में, तो इसका मतलब है कि राज्य से स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलना चाहिए। राज्य से स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये कोई बहुत क्वालिटेटिव बात नहीं है। व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो, ये क्वालिटेटिव बात है ना? लिबर्टी, प्रियम्बल में हमें लिबर्टी की बात की गई है। विशेषकर 5 प्रकार की लिबर्टी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। सबसे पहली लिबर्टी हमारी होनी चाहिए विचारों की। विचार। अब ये जो विचार की लिबर्टी है ना, ये से नहीं होनी चाहिए, राज्य से ही नहीं होनी चाहिए, खुद से भी स्वतंत्र होनी चाहिए। कि हम खुद स्वतंत्र रूप में, खुद भी जो हमारे अंदर संकीर्णता है, उन संकीर्णता से परे होकर हम खुद स्वतंत्र रूप में हमारे जो थॉट हैं वो आ सके। कभी कभी हम भी तो अपने को ऐसी परिस्थिति में बांध रखते हैं कि खुद हमारे जो स्वतंत्र थॉट हैं, जो नेचुरल थॉट है, वो नहीं आते। तो राज्य तो हमें सोचने में रोके ही नहीं, साथ ही साथ हम भी सभी संकीर्णताओं से परे होकर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकें, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार के बाद अभिव्यक्ति कर सकें, विचार के बाद क्या कर सकें? अभिव्यक्ति कर सकें। और अगर विचार की स्वतंत्रता है आपके पास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये तो वैसे ही होगा जैसे गुब्बारे में हवा भरते रहो, हवा भरते रहो और हवा कहीं से निकले ना, एक समय बाद गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा ना। ऐसे ही विचार आपके आते रहें और वो अंदर ही भरते रहें, पेट फूलता रहे विचारों से और निकले नहीं। विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की नहीं हो, तो हर आदमी यहाँ पे थोड़े दिन बाद फटता हुआ नजर आएगा। विचार की स्वतंत्रता हो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता हो। इसके अलावा किसकी स्वतंत्रता हो? विश्वास। क्या कहते हैं अंग्रेजी में विश्वास को? बिलीव, फेथ नहीं, है ना? बिलीव। इसको कहते हैं थॉट, विचार, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, धर्म। क्या कहते हैं अंग्रेजी में धर्म को? फेथ। क्या कहते हैं? फेथ। ध्यान रखना, मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, लेकिन जो पढ़ाना है टेक्निकली ठीक है, पॉलिटी वाली। यहां पर जब हम धर्म की बात करेंगे तो फेथ की बात करेंगे,
और जब फंडामेंटल में बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता, तो वहां पे राइट टू रिलीजन पढ़ेंगे। रिलीजन और फेथ में अंतर है। जैसे लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर है, वैसे ही रिलीजन और फेथ में अंतर है। रिलीजन से ऊपर खड़ा है कौन? फेथ। तो प्रियम्बल में तो हम लोग बिल्कुल शुद्ध वाली बात कर रहे हैं। प्रियम्बल में हल्की फुल्की बात नहीं, प्रियम्बल में ना फ्रीडम ना इंडिपेंडेंस, प्रियम्बल में सीधे लिबर्टी। ऐसे ही प्रियम्बल में रिलीजन नहीं, सीधे क्या? फेथ। जब रिलीजन का अगला चरण होता है उसको फेथ कहते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि धर्म में तर्क वर्क मत करो भाई, ईश्वर के संबंध में क्या नहीं करो? तर्क मत करो, मेरी श्रद्धा है ना? ईश्वर है तो है, हम तुम्हारे तर्क वर्क से नहीं मानने वाले। तो जो रिलीजन में इसके ऊपर का जो भाव होता है वो होता है फेथ। ठीक है ना? जबकि फेथ का मतलब विश्वास भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ अलग से विश्वास लिखा हुआ, बिलीव और धर्म। इसके अलावा अब जब हम धर्म फेथ की बात कर ही रहे, तो हर धर्म का जो फेथ वाला स्टेज है उस स्टेज में फिर तर्क नहीं होता, फिर उनको जो व्यवहार समझ में आता है वो उस व्यवहार को करते हैं। उसको कहते हैं उपासना, वर्शिप ना, उपासना। तो हमें जो स्वतंत्रता दी गई है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ये इतनी स्वतंत्रताएं तो हमारे पास होनी ही चाहिए। इस मामले में राज्य हमें सहयोग करे, न कि इस मामले में राज्य किसी प्रकार का इंटरफेयर करता हुआ हमें दिखाई दे। अब आप कहोगे सर ऐसा सब कुछ तो मिलता नहीं है, तो हमने कहा कि ये मौलिक अधिकार है? हमने तो कहा ये प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में लिखी गई बातें बाध्यकारी नहीं। जरूरी नहीं है कि जो बातें प्रस्तावना में लिखी हैं वो तुरंत मिले आपको, क्योंकि ये तो उद्देश्य है ना, ये तो गोल है, गोल तो लास्ट है। अभी तो हमने शुरुआत करी है, शुरू में ही क्या ले लेंगे क्या? ये नहीं ना, टाइम लगेगा। इसलिए ये बाध्यकारी नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। नहीं अभी मिला है तो आगे मिलेगा, हम प्रयास करेंगे उस ओर। लेकिन जब कभी हमारी न्यायपालिका कोई निर्णय देती है तो उस निर्णय देते समय प्रस्तावना को ध्यान में रखती है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं हमारा न्याय उसके अनुरूप है या अनुरूप नहीं। क्योंकि बहुत बार प्रस्तावना ही डिसाइड कराती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। बहुत बार कुछ मामलों पे सुप्रीम कोर्ट असमंजस में रहती है कि इसको मूलभूत ढांचा मान ले या मूलभूत ढांचा न माने। तो इसके लिए फिर उसे आत्मा को टच करना होता है। आत्मा कौन है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा। आत्मा को टच करती है और जानना चाहती है कि वास्तव में आत्मा क्या चाहती है। फिर उसको लगता है कि नहीं, आत्मा तो स्वतंत्रता चाहती है। क्या चाहती है आत्मा? स्वतंत्रता। आत्मा तो न्याय चाहती है। फिर वो कंडीशन देखते हैं कि उस कंडीशन में न्याय है कि नहीं, और न्याय है तो कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। स्वतंत्रता आ गई समझ में? नहीं आई। स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। स्वतंत्रता आत्मा की अभिव्यक्ति है कि नहीं? स्वतंत्रता को अगर हम परिभाषित करें तो स्वतंत्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं, स्वतंत्रता को हम कुछ रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्वतंत्रता आत्मा की अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा क्या चाहती है? दिन भर स्वतंत्रता चाहती है। कभी स्वतंत्र करके देखो आत्मा को। हा? हर दिन पता लगता है आज 37 लोगों की आत्मा स्वतंत्र हो गई। नहीं, आज वायुयान दुर्घटना में 2 लोगों की आत्मा स्वतंत्र हो गई। आत्मा दिन भर क्या चाहती? स्वतंत्रता। एक गलती करो निकल लेगी। बांध रखा है शरीर ने किसको? आत्मा को। आत्मा दिन भर चाहती है कि बस स्वतंत्र हो जाए, निकल जाए, है ना? तो स्वतंत्रता क्या है? आत्मा की अभिव्यक्ति है। ध्यान रखना, शरीर की अभिव्यक्ति नहीं। शरीर की अभिव्यक्ति है जकड़े रहो, और आत्मा की अभिव्यक्ति क्या है? स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता मोक्ष है ना? क्यों? स्वतंत्रता मोक्ष है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो स्वतंत्रता क्या है? जीवन का उद्देश्य है कि नहीं? अब जो जीवन का उद्देश्य है वो हमारे लिए प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है? प्राथमिक होता है ना? तो स्वतंत्रता प्राथमिक है। क्या है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता प्राथमिक। स्वतंत्रता जीवन है, स्वतंत्रता आत्मा की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता प्राथमिक है, स्वतंत्रता मोक्ष है। मोक्ष में क्या मिलता है आपको? मुक्ति ना? मुक्ति का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होना। ये जो भव सागर में आवागमन का जो आपका क्रम है, इस क्रम से आपको क्या मिल जाएगी? स्वतंत्रता मिल जाएगी। और यही क्या है? मोक्ष। इतनी बड़ी चीज है क्या? स्वतंत्रता। तो हम दिन भर क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता की नौकरी। स्वतंत्रता, क्योंकि जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी उस दिन आप मुक्त हो जाओगे बहुत सारे बोझ से। मम्मी पापा की अपेक्षाओं वाले बोझ से स्वतंत्र हो जाओगे, पड़ोसी के तंज कसने वाले पक्ष से मुक्त हो जाओगे, है ना? और भी जो मित्र दोस्त हैं उनकी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, है ना? बहुत सारी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे। बहुत सारे लोग तो अपने महिला मित्र की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं, आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, है ना? तो जितने भी तरीके के आपके ऊपर अंकुश है, उस सारी अंकुशों से स्वतंत्रता मिल जाएगी अगर क्या मिल जाए आपको? तो नौकरी, है ना? जॉब मिल जाए तो असल में आपको जो जॉब चाहिए, जॉब नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता प्राथमिक है आपके हर कार्य में। आपके जीवन का उद्देश्य ही क्या है? स्वतंत्रता। इतनी महत्वपूर्ण बात है स्वतंत्रता। अगर आपने नहीं स्वतंत्रता को कभी इस नजरिए से देखा तो अब देख लें। ठीक, स्वतंत्रता। इसके बाद क्या है अपने पास? समता है। समानता है। क्या होती है समानता? क्या होती है समानता? समानता का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर ना? यही मानते हैं ना? इक्वल कहते हैं आप लोग इसको। समानता का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर, समान होना, बराबर होना, समानता आप कहलाते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ समानता का बराबर नहीं होता। वास्तविक अर्थ समानता का उचितता होती है। समानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? उचितता, जो उचित है। पर्याप्तता, समानता में एक और शब्द जोड़ सकते हैं क्या? पर्याप्तता, एक और शब्द जोड़ सकते हैं हम लोग, पर्याप्तता। ठीक है ना? पर्याप्तता जोड़ सकते हैं, पर्याप्तता जोड़ सकते हैं। पर्याप्तता, उचितता, पर्याप्तता। बराबर होना ही स्वतंत्र, समानता नहीं। समानता का स्वरूप जो होता है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि बराबर तो पूर्ण है ना? बराबर पूर्ण है, एकदम बराबर, इक्वल। 1 किलो इधर 1 किलो इधर, देखोगे कहोगे समानता है। समानता कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए एक विचारक है अरस्तु, लिखता है समानता अवांछनीय है। समानता क्या है? अवांछनीय है। मतलब समानता हो ही नहीं सकती। जब समानता हो ही नहीं सकती तब काहे बार बार समानता पढ़ा रहे हो? क्यों बार बार समानता की बात कर रहे हो? वो कहता है समानता हो ही नहीं सकती। समानता मतलब बराबरी हो ही नहीं सकती।
समानता अवांछनीय है, समानता हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रकृति लोगों को असमान बनाती है। प्रकृति लोगों को कैसे बनाती है? असमान। और हम क्या चाहते हैं? समानता लाना। इस हिसाब से समानता क्या है? आर्टिफिशियल है। क्यों? समानता नेचुरल है, आर्टिफिशियल? समानता आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल चीज कितने देर तक टिकती है? वैसे ही जैसे फेयर एंड लवली कितने देर चलती है? 5 मिनट में गोरा बनाती है, 15 मिनट तक चलती है, फिर गोरा होने के लिए फिर लगाना पड़ेगा क्या? फेयर एंड लवली। अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? क्यों? नाम बदल गया ना फेयर एंड लवली का? नहीं बदला? आप लोग नहीं लगाते? क्यों? पर कितने आप लोगों को गोरा पैदा किया? फेयर एंड लवली के नाम में एक विभेद था, रंग भेद। मतलब फेयर एंड लवली का जो एड था ये बार बार ये दिखाता था कि जो फेयर लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपेक्षाकृत जो काले लोग हैं। तो रंग भेद था इसके नाम पे, बड़ा विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप इन्होंने अपना नाम बदल लिया है। अब फेयर एंड लवली का नाम फेयर एंड लवली नहीं है। अब क्या है वो आप देख लेना। विश्व में आर्टिफिशियल